हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं और वो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन और उसके यौगिक। केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है। तो आप लोग को यह पता होगा कि रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन और तीसरा है भौतिक रसायन। तो जो भी मेरे कक्षा 10 के बच्चे होंगे उनको ये देख के आश्चर्य लग रहा होगा कि एक कार्बन के लिए अलग कार्बनिक रसायन हो गया और दूसरा कार्बन को छोड़ के सभी के लिए। देखा जाए तो लगभग 118 तत्व अभी तक हमारे पास ज्ञात है, लेकिन उसमें एक कार्बन के लिए हमें रसायन विज्ञान का एक अलग ब्रांच बनाना पड़ा। ऐसी क्या विशेषता है कार्बन में? तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा आपको कि कार्बन एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज वाला कम एलिमेंट है। आप अपने आसपास जहां भी देखेंगे आप पाएंगे कि अधिकांश वस्तुओं में कार्बन की उपस्थिति होती है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं अपनी कक्षा में दीवार में ईंट लगा है, आपका बैग, आपके चप्पल, आपकी कलम, आपके शर्ट, रोटी, चीनी, लकड़ी, हर लगभग चीज में जिसमें लिविंग लिविंग जो भी वस्तुएं हैं, जीवित वस्तुएं हैं या जो प्रकृति से प्राप्त हुई है, उसमें आप पाएंगे कि उसमें कार्बन के यौगिक रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनको पढ़ने के लिए यही कारण है कि हमने क्या कर दिया, कार्बन की रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा का निर्माण कर दिया, ब्रांच, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब कार्बनिक रसायन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लोग लिखते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, जिनको कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। आगे की कक्षा में हम लोग वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उनके व्युत्पन्न यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ा जाता है। उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। ठीक है, अब दूसरा अकार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर सारे यौगिक जितने भी पाए जाते हैं उनका अध्ययन विज्ञान की रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर शेष तभी तभी यौगिकों और उनके यौगिकों की संरचना, बंधन और गुणधर्म की और अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है अकार्बनिक रसायन। आसान शब्दों में बोले तो यह गैर कार्बन आधारित यौगिकों को पढ़ने की एक शाखा है जिसमें हम लोग लवण जैसे कि नमक, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड आदि इस प्रकार के लवणस के बारे में पढ़ते हैं। एसिड्स के बारे में पढ़ा जाता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बोल सकते नाइट्रिक एसिड HNO3, इन सभी के बारे में पढ़ा जाता है। मिनरल्स यानी कि आपने अपनी पिछली पाठ में पढ़ा है इनके बारे में, कार्बन के कॉपर के जो भी धातुओं का हम लोग निष्कर्षण किया हम लोगों ने देखा। उसके बाद खनिज के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होता है जिसमें कार्बन तो पाया जाता है लेकिन वो कार्बन कार्बनिक यौगिक में नहीं रखा जाता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पे तो कार्बन है लेकिन यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड या कुछ भी इस प्रकार के बॉन्ड उपस्थित नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डील करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब चौथा जो तीसरा पार्ट जो हो गया वो है भौतिक रसायन। क्या है? भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि कोई भी अभिक्रिया कैसे घटित हो रही है, उसको कितनी सांद्रता चाहिए, यानी कितना पदार्थ में कोई दूसरा अभिकारक कितना पदार्थ मिलाया जाए तो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए,
अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए कौन से उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है, या वो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कितना ऊष्मा देना पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग जैसे करते हैं वो कहलाता है भौतिक रसायन। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स का और क्वांटम मैकेनिक्स, इन सभी चीज़ों का हम लोग इसमें इस्तेमाल यूज़ करने वाले, मतलब अध्ययन किया जाता है किसमें, रसायन विज्ञान की इस शाखा में। तो बेसिकली आप लोग समझ रहे हैं कि कार्बनिक रसायन क्या है, तो कार्बन के यौगिक, और अकार्बनिक रसायन क्या है, तो कार्बनिक यौगिक को छोड़ दीजिए, बाकी जितना सोडियम के यौगिक हो गए, पोटेशियम के हो गए, कैल्शियम के हो गए, ये सभी। और भौतिक रसायन क्या है, तो कोई भी अभिक्रिया कैसे घटित हो रही है कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, क्या उसको हीट चाहिए, क्या उसमें से हीट निकल रहा है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो चूंकि अब हम लोग का चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, तो हम लोग एक छोटा सा इसमें अपना अध्ययन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कार्बनिक जो भी यौगिक है और अकार्बनिक यौगिक है उसमें क्या फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिक की असली पहचान है, इसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा और उसके साथ एक बॉन्ड लगा होगा, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं और उसमें जो भी होगा वो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा होगा। ठीक है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का कोई सिंपल बॉन्ड नहीं होता है और कोई भी दो तत्व हो सकते हैं, ऐसी इसमें शर्त नहीं है कि इसमें कार्बन होने ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन नहीं है, आप देख सकते हैं NaCl कार्बन नहीं है, आप देख सकते हैं MgCl2 कार्बन नहीं है, आप देख सकते हैं HCl कार्बन नहीं है, यानी ये सभी आ जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा क्या अंतर है कि ये मुख्य रूप से जीवित यौगिकों और पौधों में पाया जाता है। बच्चों पहले ऐसा माना जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से केवल जीवित पौधों में ही पाए जाते हैं, इनको हम लैब में नहीं बना सकते हैं। लेकिन जर्मनी के एक साइंटिस्ट है फेडरिक वोलर, जिन्होंने, क्या नाम है, फेडरिक वोलर, जिन्होंने सर्वप्रथम लेबोरेटरी में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम है यूरिया। आप लोग इससे परिचित होंगे। ये किसानों द्वारा अपनी फसल को थोड़ा सा उसको पोषक तत्वों की सप्लाई या उसकी पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत ही प्रचलित खाद के रूप में इस्तेमाल होता है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है CO। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग C+O बॉन्ड NH2 और बॉन्ड NH2, CO NH2 ट्वाइस, यानी कि NH2 बॉन्ड C+O NH2। इस प्रकार से इसको हम लोग यूरिया को दिखाते हैं। और ये खोज उन्होंने 1828 ईस्वी में करके जैव सिद्धांत को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, जो आज तक लोगों का ऐसा मानना था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित प्राणियों, जंतुओं, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। उस मत को इन्होंने एकदम ध्वस्त कर दिया और यूरिया का इन्होंने निर्माण करके दिखाया लेबोरेटरी में पहली बार। तो अब हम लोग इसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। और ये मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो आप पाएंगे कि इनको निर्जीव स्रोतों द्वारा ही या पृथ्वी के पपड़ी यानी नीचे जो पृथ्वी का जो भूपर्पटी है उसके भीतर से खोद के निकाला जाता है। इनमें देखा जाए तो मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध होता है, यही इसका मुख्य पहचान है कि कार्बन और एक कार्बन से दूसरे, फिर तीसरे से तीसरा, चौथे से, इस प्रकार से मल्टीपल कोवलेंट्स बॉन्ड इसमें बने होते हैं। अच्छा, कार्बन एक कार्बन से डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, एक कार्बन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं और सहसंयोजक बंध उनमें पाया जाता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से आयनिक बंध होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सहसंयोजक बंध नहीं होते, इसमें भी सहसंयोजक बंध है, जैसे कि HCl है, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो
इसमें भी सहसंयोजक बंध होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली सहसंयोजक बंध ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि गलनांक की और क्वथनांक की, तो आप पाएंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें पाया जा रहा है कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से, आयंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके कारण उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ये आमतौर पर जलते हैं, जैसे लकड़ी जलता है, कागज जलता है, चीनी भी जलाएंगे जलेगा, कोयला जलता है, आप देखें तो प्लास्टिक जलता है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें इनको जलाया जा सकता है, ये प्रायः जलते नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद्युत के देखा जाए तो कुचालक होते हैं, और ये घोल अगर पिघली अवस्था में है तो ये सुचालक हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेथेन, ग्लूकोज, प्रोटीन, तेल, प्लास्टिक, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो गए। एसिटिक एसिड हो गया, सिरका जिसको कहते हैं, सिरके का अम्ल। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देखा जाए तो आप पाएंगे जल, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या जितने भी आप लोगों ने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, खाने वाला सोडा, धावन सोडा। धावन सोडा का फार्मूला हो जाता है NaHCO3, ये हो गया खाने वाला सोडा। धावन सोडा हो गया Na2CO3.10H2O, टेकाहाइड्रेट, ये हो गया। ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये कक्षा 10 के बच्चों के ध्यान से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको कम से कम याद रहना ही चाहिए। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मुख्य रूप से क्या अंतर है। अब हम लोग अगले अभी पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनको देखा जाए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो इनको देखा जाए तो ये मुख्य रूप से इनको दो भाग में बांट दिया गया, एक खुली श्रृंखला वाले यौगिक और एक बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अच्छा, खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिनको ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, ये है क्या? तो आप समझ सकते हैं कि चेन का जो निर्माण हो रहा है, यानी कि जो ये कार्बन है ये दूसरा कार्बन से जुड़ा है, ये तीसरा कार्बन से, ये चौथा कार्बन से। अच्छा, इधर ये खुला है और इधर ये खुला है, ये आपस में बंद नहीं है, ये दोनों छोर क्या है, खुले हुए हैं। तब इसको कहा जाएगा कि ये खुली श्रृंखला के यौगिक है। समझ रहे हैं? जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो प्रोपेन, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन से भर दिए जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन से, ये 3 हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास मैक्सिमम 4 दंड यानी 4 संयोजकता होनी चाहिए, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखा जाए, अगर हम इस कार्बन को देख रहे हैं, इस कार्बन को, तो इसके पास भी 1 2 3 4 है कि नहीं। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो 1 2 3 4। अब रही बात ये कि ये वाला छोर और ये वाला छोर दोनों क्या है, खुले हुए हैं, तो इसको कहा जाएगा कि खुली श्रृंखला के यौगिक है। यानी कि यहाँ अगर डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं तो भी खुली श्रृंखला के यौगिक। अगर इसे देखा जाए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कार्बन 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 कार्बन, ये क्या हो गया, खुली श्रृंखला के यौगिक हो गया। लेकिन अगर इसी कार्बन को, अगर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन, 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 और ये आके इससे जुड़ जाए, यानी ये बन गया एक चक्र। क्या बन गया? एक चक्र, एक बंद श्रृंखला हो गया ये। तो ऐसे बंद श्रृंखला हो जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या इसका एक दूसरा नाम है चक्रीय यौगिक। क्या नाम है? चक्रीय यौगिक, या इसको समवृत यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समवृत यौगिक, याद रहेगा। तो खुली श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो यहाँ के इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। खुली श्रृंखला के अगर एग्जाम्पल बात किया जाए तो इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एल्केन, एल्कीन,
एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, ये सब हो गए खुली हुई श्रृंखला के यौगिक के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बंद श्रृंखला के यौगिक। किस पे? बंद श्रृंखला के यौगिक। तो बंद श्रृंखला में आप समझ गए हैं कि कार्बन जो बन रहा है वो क्या हो, एक बंद चेन का निर्माण करे, तो कहा जाएगा कि ये बंद श्रृंखला के यौगिक है। क्या कहा जाएगा? कि ये बंद श्रृंखला के यौगिक है। ठीक है, अब यहां पर एक विशेष कंडीशन हो सकता है कि इस श्रृंखला का जो निर्माण हो रहा है, क्या इसमें केवल कार्बन ही है? जैसे कि अगर आप ये फोटो देखें, ये एक कार्बनिक कंपाउंड को अगर आप ध्यान में रखें, अगर इसको हम हटा दें तो एक कार्बनिक कंपाउंड देखिए, आपके पास एक कार्बनिक कंपाउंड ये है। इसमें एक चक्र बन रहा है 4 कार्बन का, लेकिन जो चक्र बना है, जो साइकिल बन रहा है, उसमें केवल और केवल कार्बन ही है। अच्छा, इसमें एक और ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ये 6 कार्बन का एक चक्र बन गया। अब देख रहे हैं कि 6 कार्बन ही है केवल, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो अगर चक्र जो निर्माण हो रहा है उसमें केवल और केवल कार्बन है, तो उसको हम लोग कहेंगे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक या कार्बन चक्रीय। क्या कहेंगे? समचक्रीय। क्यों? क्योंकि जो भी चक्र बन रहा है उस चक्र में केवल क्या है? कार्बन है। कार्बन के अतिरिक्त है तो हम लोग उसको विषम चक्रीय कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम चक्रीय। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने विषम चक्रीय यौगिक के 3 एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि फ्यूरॉन, तो इसमें एक कार्बन है, ये यहाँ पे दूसरा कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया एक कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया एक कार्बन और ये आ गया ऑक्सीजन और ये आ गया ऑक्सीजन। जो भी बचता है उसको हम लोग हाइड्रोजन से भर देते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग फ्यूरॉन। क्या कहते हैं? फ्यूरॉन। और अगर यहाँ पर इस फ्यूरॉन को हटा के, इस ऑक्सीजन को हटा के अगर यहाँ हम लोग भर दे सल्फर, क्या भर दे? सल्फर, तो ये हो जाएगा थायोफीन। क्या हो जाएगा? थायोफीन। तो ये विषम चक्रीय यौगिक के एग्जाम्पल हो गए। विषम चक्रीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो चक्र का निर्माण हो रहा है, इसमें तो कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पर एक अन्य तत्व आ गया सल्फर। यहाँ पर कार्बन तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त आ गया ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन तो सब है, लेकिन उसके अतिरिक्त आ गया NH। यहाँ पर कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर आ गया सल्फर। तो ये हो गया विषम चक्रीय यौगिक। अब रही बात ये, इसका यहाँ पे वर्गीकरण खत्म। अब चक्रीय यौगिक जो समचक्रीय है उसको आगे चल के बांट दिया गया 2 भाग में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक वे कंपाउंड्स होते हैं जो कि गुणों में समानता दिखाते हैं। किससे? एलिसाइक्लिक गुणों में समानता दिखाते हैं इनसे, एलिफैटिक से। किनसे? एलिफैटिक से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 4 कार्बन का खुला हुआ श्रृंखला रहे, अगर इसकी एग्जाम्पल लिया जाए तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। अब ये 4 कार्बन का एक बंद श्रृंखला हो गया। क्या हो गया? बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला रहेगा तो इसको भी कहेंगे ब्यूटेन, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्यूटेन के साथ गुणों में क्या कर रहा है? समानता दिखा रहा है। तो एलिसाइक्लिक कैसे कंपाउंड हो गए? एलिसाइक्लिक वे कंपाउंड हो गए जो कि एलिफैटिक यौगिकों के साथ क्या करते हैं? समानता दिखाते हैं। अब एरोमेटिक यौगिक क्या हो गया? तो एरोमेटिक यौगिक एलिफैटिक यौगिक से भिन्न हो गए। इनमें
ये जो इसके साथ समानता दिखाते हैं, लेकिन एरोमेटिक एलिफेटिक यौगिकों के साथ समानता नहीं दिखाते हैं। इसका अगर मुख्य रूप से एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं इसके एग्जाम्पल हो गए, देखिए एरोमेटिक यौगिकों के एग्जाम्पल हो गए टॉलुइन, क्या हो गया टॉलुइन, फिनॉल, एनिलीन। अच्छा, इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है जब हम लोग कार्बन का हम लोग एक रिंग लेते हैं, जैसे कि एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 कार्बन का रिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एकांतर जगह पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक बार यहाँ, फिर ये छोड़ के यहाँ, फिर ये छोड़ के यहाँ, ठीक है। तब इस विशेष, अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन भर देंगे, क्या भर देंगे, एक हाइड्रोजन। उसी के पास इस कार्बन को अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक कमी है तो हाइड्रोजन, उसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये हर जगह हमने हाइड्रोजन भर दिया। अब ये जो विशेष संरचना बन गया इसको कहते हैं बेंजीन, क्या कहते हैं, बेंजीन, C6H6। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये डबल बॉन्ड को यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। आपने अभी शुरू किया था यहाँ से, आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, तो ये छोड़ के यहाँ आ जाएगा, तो ये छोड़ के यहाँ आ जाएगा। यानी कि इस रिंग को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से अगर दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। मिस्टेक से ये गड़बड़ हो गया है, देखिए इस प्रकार से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाना है तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के यहाँ, फिर इसको छोड़ के यहाँ, या अगर चाहे तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से शुरू कर दे रहे हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड आपस में ही क्या होते हैं, ऐसे चक्र की तरह नाचते रहते हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, इस बेंजीन रिंग को हम लोग दिखा देते हैं। इस बेंजीन रिंग को हम लोग दिखा देते हैं ऐसे, इसमें एक सर्कल बना देंगे। अब ये बेंजीन रिंग दिखता है। अब इस बेंजीन रिंग पे अगर यहाँ पे हमने ये जो हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, अगर उसके जगह पे हम लोग मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो वो हो जाएगा टॉलुइन, अगर OH जोड़ दें तो हो जाएगा फिनॉल। यानी ये सभी हो गए किसके एग्जाम्पल्स, एरोमेटिक यौगिक के। और एरोमेटिक में भी अगर बेंजीन रिंग मिल रहा है तो उसे एक विशेष नाम दे दिया जाता है जिसको बेंजीनॉइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड। और अगर बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा है तो वो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये कार्बनिक यौगिकों का जो भी वर्गीकरण है समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम लोग इसको बहुत ही सरसरी निगाह से समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो कार्बनिक यौगिक कौन से कंपाउंड्स को कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से क्या हो, जुड़े हो। कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हो। अच्छा, और इसको दो भाग में बांट दिया गया, एक ये खुली श्रृंखला के यौगिक और दूसरा हो गया बंद श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिक मतलब इसमें जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी वो दोनों छोर से खुली हुई होगी। बंद श्रृंखला के यौगिक मतलब ये जो होगा, कार्बन आपस में एक रिंग का निर्माण कर रहा होगा। किसका, रिंग का निर्माण, जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो खुली श्रृंखला में कौन से मुख्य रूप से एग्जाम्पल हो गए, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एसिड, ये सारे ये सब हो जाएंगे खुली श्रृंखला के एग्जाम्पल। बंद श्रृंखला में देखा जाए तो इसको दो भाग में बांट दिया गया, एक समचक्रीय और एक विषमचक्रीय। यानी जिस चक्र का निर्माण हो रहा है उस चक्र में यदि केवल और केवल कार्बन है तो उसको कहा जाएगा समचक्रीय। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके चक्र का निर्माण केवल कार्बन से हो रहा है, यानी चक्र में कौन तत्व उपस्थित है, केवल कार्बन, तो कहलाए समचक्रीय यौगिक।
और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण जिनके चक्र में कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व भी उपस्थित हो, तब ऐसे यौगिक को कहा जाता है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो विषम चक्रीय यौगिक के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फ्यूरॉन। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन के साथ एक जुड़ा है कौन, ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 कार्बन के साथ एक जुड़ा है सल्फर, तो ये थायोफीन हो गया। क्या हो गया, थायोफीन। उसी प्रकार से समचक्रीय यौगिक में आगे चल के 2 भाग में बांट दिया गया, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक क्या है, तो एलिसाइक्लिक वे कंपाउंड है जो एलिफेटिक यौगिकों के साथ समानता दिखाते हैं। और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, जिनके पास एक विशेष संरचना होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और एकांतर जगह पर क्या होता है, डबल बॉन्ड। 6 कार्बन की श्रृंखला, बंद श्रृंखला, और एकांतर जगह पे क्या हो, डबल बॉन्ड, तो उसको कहा जाएगा बेंजीनॉइड। एरोमेटिक का हो गया वो बेंजीनॉइड। वो कैसे हो गए, बेंजीनॉइड। और ये अगर इस प्रकार की श्रृंखला नहीं है तो उसको कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है और ये जानना थोड़ा सा आवश्यक है। आगे के वीडियोज में हम लोग समझेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में, तो बने रहिए। धन्यवाद।